नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जो ग्रुप डी है उसका एग्ज़ाम 17 नवंबर को प्रस्तावित है और हम आशा भी करते हैं कि वो एग्ज़ाम 17 नवंबर को ही हो। तो उसी सीरीज़ में साथियों हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम है टारगेट सीरीज़। और टारगेट सीरीज में यह हमारा पार्ट 4 है और पार्ट 3 तक अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो पार्ट भी देख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं साथियों कि इस वीडियो के माध्यम से ये और जो भी हमारी सीरीज चल रही है उसमें एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और साथियों, क्वेश्चनों को तो देखते ही देखते हैं और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पे हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो हराया था वो हराया था नर्मदा नदी किनारे। और साथियों, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो वो हराया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। तो ये इनकी उपाधि थी पुलकेशिन द्वितीय को हरा के। और लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो हराया था वो हराया था नर्मदा नदी किनारे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इसकी डिटेल्स दी गई है। 618 में हुआ था नर्मदा नदी किनारे पे, इसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। और चालुक्य की जो राजधानी थी वो बादामी थी और वहां से पुलकेशिन ने हर्ष के विजय अभियान को चुनौती दी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चेना कृषि किस देश में की जाती है? चेना या चेन्ना कृषि? तो साथियों, ये की जाती है ऑप्शन बी, श्रीलंका में, क्योंकि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है यानी स्थानांतरित कृषि है। भारत में भी बहुत बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे फोडुक, दीपा, बेवर, दहिया, ये कुछ भारत में भी अन्य नाम हैं। तो चीना जो कृषि है वो श्रीलंका में की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, श्रीलंका। चलिए और भी देख लेते हैं। थाईलैंड में से किस नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड में जाना जाता है तामराई। और ब्राजील में किसके नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में जाना जाता है सिरोका के नाम से। और वियतनाम में रे। वियतनाम में रे के नाम से। और भी देख लेते हैं। लदांग, लदांग कहाँ कहाँ जाना जाता है? तो लदांग इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी बोलते हैं। ठीक। और भारत में मुख्य रूप से, तो भारत में नॉर्थ ईस्ट में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं झूम कृषि। और बेवर, दहिया और दीपा ये कहाँ बोली जाती है? ये एमपी मध्य प्रदेश में बोली जाती है यानी की जाती है। और पोडू, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पोडू जो कृषि है वो किस राज्य में की जाती है? तो वो आंध्र प्रदेश में की जाती है। और साथ ही विश्व में एक दो और देश हैं, जैसे मिल्पा। ये मिल्पा कहाँ की जाती है? ये मध्य अमेरिका यानी यूएसए और मैक्सिको, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो ये सनंद कृषि के विभिन्न नाम हैं जो विभिन्न देशों में बोले जाते हैं, जैसे तामराई थाईलैंड में है, श्रीलंका में चेन्ना, रोका ब्राजील में, रे वियतनाम में, मिल्पा यूएसए मैक्सिको में, लदांग है इंडोनेशिया और मलेशिया में, भारत में नॉर्थ ईस्ट में झूमन कृषि, बेवर दहिया दीपा मध्य प्रदेश और पोडू आंध्र प्रदेश। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये साथियों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेके विवाद रहता है। तो साथियों बताइए किस द्वीप के लेके विवाद रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा फॉकलैंड। फॉकलैंड जो आइलैंड है इसको किस नाम से, अन्य नाम से भी जानते हैं, मालविनास या इस्लास मालविनास, इसका दूसरा नाम भी है। एक तो फॉकलैंड आइलैंड है और एक है इस्लास मालविनास द्वीप समूह। तो इसमें क्या है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉकलैंड द्वीप समूह। अब अर्जेंटीना बोलता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, और ब्रिटेन कह रहा है कि यह जो हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में आता है, यानी इस पे हमारा बहुत समय से अधिकार है। तो इसको लेके यह विवाद चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉकलैंड। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। तो कितने वर्ष, जो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। जो प्रति 2 वर्ष में जो रिटायर होते हैं वो 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अब लेकिन कार्यकाल इनका 6 वर्ष ही होता है। सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष ही होता है, कार्यकाल 6 वर्ष। लेकिन ये प्रति दूसरे वर्ष जिनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो प्रतिवर्ष 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं। और राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा किस में उल्लेखित है, कौन से आर्टिकल में, 8080 में उल्लेखित है। यह एक स्थायी सदन है, यानी इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। इसके सदस्य होते हैं वो कितने हैं, अधिकतम 250, जिसमें 238 तो आते हैं राज्य से और 12 नामित किए जाते हैं, यानी जिनका नामांकन होता है। सॉरी। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और आपको भी पूछ रहे हैं कि ये बताइए जो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है उसकी प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ये आपको बताना है। जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है तो उसके नामांकन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। तो साथियों क्यों रख सकती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक मोटी कमीज और 2 पतली पतली, तो जो 2 पतली कमीजें होती हैं उनमें क्या है, 2 पतली चाहे चादर ले लीजिए, कमीज ले लीजिए, कुछ भी ले लिए, तो उसमें क्या है एक वायु की एक परत डेवलप हो जाती है, यानी परत बन जाती है जो ऊष्मा को, जो अंदर की ऊष्मा है उसे बाहर नहीं जाने देती है और बाहर की जो ठंडक है उसको अंदर नहीं आने देती है। तो एक वायुरोधी परत के रूप में काम करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 कमीजों के बीच वायु की एक परत स्थापित हो जाती है जो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं आने देती है और बाहर से जो ठंडक है वो अंदर नहीं आने देती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि माप का आदेश दिया। साथियों कौन था जिसने सर्वप्रथम भूमि मापन का आदेश दिया था, तो वो दिया था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। और जो इस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था, इस प्रणाली को जाना जाता था, सॉरी दोस्तों, किस नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था मसहत प्रणाली।
और अलाउद्दीन ने शासन किया था वो कब से कब किया था, तो ये 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही अभियान थे। पहला अभियान था गुजरात विजय, जो शासक बनते ही 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था। ठीक, और अगला अभियान जो था वो था रणथंभौर 1301 में। और भी महत्वपूर्ण आक्रमण थे, मालवा विजय और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जो वास्तविक नाम है वो क्या है, चलिए वास्तविक नाम भी देख लेते हैं। वास्तविक नाम था जूना खां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके पास सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने जो आंसर है कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनओ का, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए। और साथ ही जो यूएन है इसके जो स्थायी सदस्य हैं कितने हैं, स्थायी सदस्य वो हैं 5। कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो यूएसए, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस, ये इसके स्थायी सदस्य हैं। और ये जो 2025 में यूएन डे मनाया गया है 2025 में, तो इसकी थीम क्या थी, यानी विषय क्या था इसका, वो था सहकारिता, बेहतर विश्व का निर्माण करती है। ठीक है साथियों, तो यूएन की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं। तो अब 5 कौन कौन से हैं, यूएसए, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, रूस। और इसका जो 2025 में जो मनाया गया था इसका विषय था सहकारिता बेहतर विश्व का निर्माण करती है। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि असम में भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो साथियों किया गया है गोलाघाट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गोलाघाट। अब साथियों एक क्वेश्चन और है कि जो कौन सा राज्य है भारत का जो खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, पहला राज्य बना है, तो वो बना है असम। ये भी इसका सही आंसर और असम। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप भी कमेंट कर में बताएं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, यानी किस राज्य में है और किस नदी पे है। यह आपको कमेंट में बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है और किस नदी पे है। और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गोलाघाट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI का सही स्थान है? तो TFRI का जो हेडक्वार्टर पूछा है तो वो कहाँ है? वो है जबलपुर, MP। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जबलपुर, MP। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन साथियों। पूछा गया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? तो ऑप्शन दिए 752, 281, 251 और 876। तो साथियों ये है हमारा सबसे बेस्ट वाला पॉइंट, ये है ईस्ट वाला पॉइंट और ये है नॉर्थ वाला पॉइंट, और यहाँ है हमारा मुख्य भूमिका साउथ वाला पॉइंट। ये मुख्य भूमिका है, लेकिन जब हम द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो मुख्य भूमि से कितनी दूरी है? तो नॉर्थ से साउथ की तरफ दूरी देख लेते हैं और ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो सबसे नॉर्थ में है इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी कौन सा है? कन्याकुमारी, मुख्य भूमिका। और सबसे बेस्ट मतलब पश्चिम में कौन है? गुहार मोती या गहिर माथा, गुहार मोती। और सबसे पूर्व में कौन सा है? किबुथु, किबुथु। अब इनकी लंबाई देख लेते हैं। तो साथियों जो ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ है वो लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो इसका डिफरेंस पूछा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? तो 3214 से हम 2933 घटा देंगे तो 8 और 3 मतलब 14 में 4 में से यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11 या 81, यानी लास्ट में 281। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 281। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? चलिए क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेता है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, या पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का पूछे तब कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 281। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कवि के द्वारा रचित एक कविता की पंक्ति है? ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह किसकी कविता है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की एक दो रचना और है, जैसे रश्मि रथी, उजली आग। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किसकी कविता है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी साथी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90वां सदस्य देश बन गया है? तो 90वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है साथियों तुवालू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुवालू, तुवालू। ये है साथियों तुवालू। आप देख पा रहे होंगे इसकी कैपिटल है वायाकू, और ये साथियों पड़ता है पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देख पा रहे हैं तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हमारा ये पड़ता है किधर? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे नौरू है, सोलोमन आइलैंड है, ये नौरू है, वानुआतू आइलैंड है, फिजी है, टोंगा है, ये आप देख पा रहे होंगे, किरिबाती द्वीप समूह है, और ये कुक आइसलैंड है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइसलैंड हैं, आप देख लीजिए। ये पापुआ न्यू गिनी आइसलैंड है। तो जो तुवालू है, तुवालू हमारा जो 90वां IUCN का सदस्य देश बन गया है, तो ये बन गया है तुवालू। अब IUCN के बारे में जान लेते हैं। IUCN, तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1948 में। और IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है स्विट्जरलैंड यानी इंग्लैंड में। तो IUCN को क्या बोलते हैं? IUCN को बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है। और इसकी स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर है इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों कि 83 वर्षीय कोटा श्रीनिवास राव का कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कोटा श्रीनिवास राव ये साउथ के एक एक्टर थे यानी अभिनेता थे। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी, अभिनेता। आप देख पा रहे होंगे ये इनका चित्र है। ये एक हास्य अभिनेता और विलन का भी रूप रोल किया है इन्होंने। तो ये साउथ के एक्टर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अभिनेता। इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो आप देख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो 3 बीघा कॉरिडोर ये किसकी सीमा पे स्थित है? तो ये है साथियों ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। भारत का जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल का एक जिला है कूच बिहार जिला। और ये बांग्लादेश का एक जिला है जिसे हम बोलते हैं लाल मोनिहर रेड जिला। तो इन 2 जिलों को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। और साथियों ये जो समझौता हुआ था, ये इन मतलब ये 3 बीघा कॉरिडोर का जो निर्माण स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1974 से स्टार्ट हुआ था। किन किन के बीच? तब इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने नौरोज की फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? तो नौरोज जो फारसी त्योहार है इसको मनाने की शुरुआत जो की थी वो की थी बलबन ने। लेकिन इसको जो समाप्त कर दिया था वो किसने समाप्त कर दिया था? वो कर दिया था औरंगजेब ने। जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उसने जो है नवरोज त्योहार को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसकी शुरुआत की थी बलबन ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने एक नीति भी शुरू की थी जिसे बोलते हैं रक्त और लौह की नीति। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था कि रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? 1 मिनट, सॉरी, रक्त और लौह नीति। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये हम पहले देख चुके हैं, ये होता है 6 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राज्यसभा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है आप देख पा रहे होंगे, ये इनकी बुक है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म। तो ये हैं सीताराम येचुरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीताराम येचुरी। ये बुक है जो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीताराम येचुरी। साथियों यहाँ देख लेते हैं कि एमजे अकबर की भी
इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो एमजे अकबर की हैं नेहरू द मेकिंग इंडिया। एक बुक और है इनकी ब्लड ब्रदर्स, और एक बुक है इनकी द सीजन विद इन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कश्मीर के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों ऑप्शन ए केरल में। ये आप देख पा रहे हैं 14 से 20 फरवरी की 2025 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है कि वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अपराध से बचाने के उनके काम के लिए टाइम पत्रिका ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो ये किया है साथियों ऑप्शन ए तेजस्वी मनोज। ये इनका चित्र है, आप देख पा रहे होंगे, टाइम पत्रिका में छपा हुआ था। तो ये तेजस्वी मनोज हैं जिन्हें किड ऑफ 2025 से घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है तेजस्वी मनोज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी साथियों इम्पोर्टेंट है कि यकृत से निकलने वाले पितरस के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। पहला कथन है साथियों कि यह पेट से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है। दूसरा है कि यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। और तीसरा है यह वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। तो साथियों पहला कथन सही है कि जो हमारा जो पितरस है यह जो भोजन में अम्लीय जो भोजन होता है उसको क्षारीय रूप में परिवर्तित करता है। तो ये तो कथन सही है। दूसरा है प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। नहीं साथियों ये नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। प्रोटीन को अमीनो एसिड में जो बदलते हैं वो बदलते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते हैं। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जिनके पीछे सिन आए वो प्रोटीन को चेंज करेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे। तो प्रोटीन को जो अमीनो एसिड में तोड़ते हैं वो पेप्सिन और ट्रिप्सिन तोड़ते हैं। यानी पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा यह वसा को छोटे कणों में तोड़ देता है। हाँ ये भी सही क्वेश्चन है कि जो हमारा पितरस है ये जो वसा का जो इमल्सिफिकेशन करता है यानी वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। तो पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। सॉरी दोस्तों। अब साथियों देख लेते हैं कि जो पितरस है ये कहाँ से सीक्रेट होता है। तो पितरस यह लीवर यानी यकृत से निकलता है, वो देख ही लिए हैं। लेकिन यह जमा कहाँ होता है? जमा होता है हमारा पित्ताशय में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एक और तीसरा सही है। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।